चलो आइए शुरू करते हैं फ्रांस की क्रांति। पहले ही हम लोग समझ चुके थे कि फ्रांस की क्रांति क्यों कहते हैं। समझ रहे हैं ना, फ्रांस की क्रांति क्यों कहते हैं, समझे थे। तीन चीज देखे थे हम लोग, महत्वपूर्ण शब्द पहले सबसे पहले देखिए क्या क्या था। तीन चीज, विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम और क्या था, क्रांति। ठीक है, तो विद्रोह क्या था, स्वतंत्रता संग्राम क्या था, क्रांति क्या था, समझ लिए थे। विद्रोह क्या था, ये तीनों जो देख रहे हैं, विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम और क्रांति, ये तीनों जो है किस लिए किए गए थे, बदलाव के लिए। समाज में बदलाव लाने के लिए तीनों शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम और क्रांति। विद्रोह जो होता है बिना किसी प्लानिंग के साथ होता है, एकाएक होता है और इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है। होता भी है तो विद्रोह को दबा दिए जाने की संभावना अधिक होती है। तो क्या विद्रोह करना चाहिए? तो बाबू देखो, नहीं के जवाब जो ऐसा नहीं दिया जा सकता। समय के अनुसार जो है देखते हुए आदमी क्या लेता है, निर्णय लेता है। अब कहीं जा रहे हो आप, एकाएक तुमको कोई मारने लगा तो तुम क्या करोगे? बैठ के विचार करोगे कि क्या करेंगे, उसका भी व्यवस्था शुरू कर दोगे, है कि नहीं। तो विद्रोह बिना किसी प्लानिंग के साथ होता है। उसके बाद है स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम हमने देखा था कि स्वतंत्रता संग्राम जो होता है क्या होता है, ये प्लानिंग के साथ में किया जाता है स्वतंत्रता संग्राम। और इसमें बदलाव होता है कि नहीं होता है, बहुत कम बदलाव होता है। और इसके होने में समय क्या होता है, बहुत ज्यादा लगता है। जैसे भारत की आज़ादी जो मिली तो आज़ादी लेने में क्या लगा, टाइम बहुत ज्यादा लगा। भारत का स्वतंत्रता संग्राम होता है, भारत की क्रांति नहीं होती है, क्योंकि भारत में बदलाव एकाएक नहीं हुआ है। भारत में बदलाव होने में क्या लगा, समय लगा। समझ रहे बात को? इसलिए हम लोग कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, न कि भारतीय क्रांति। सही हो जाओ, बैठने दो। ठीक। तीसरा है क्रांति। क्या है? क्रांति। तो क्रांति जो है हम लोग समझ लिए थे कि क्रांति क्या है, ये भी प्लानिंग के साथ होता है। एक योजना पहले से तैयार, प्लानिंग समझ रहे हो ना, एक पहले से योजना तैयार किया जा रहा है कि क्या क्या करना है, उसी को बोलते हैं। तो ये क्रांति था। इसमें बदलाव होता है, इसमें बदलाव होता है, एक बदलाव होता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हमने पढ़ा है, अमेरिका की क्रांति नहीं पढ़ा है। फ्रांस की क्रांति हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि फ्रांस में बहुत तेजी से क्या हुए, बदलाव हुए। इसके बाद आगे कल कक्षा में जाओगे तो वहां देखोगे कि रूस की क्रांति है। किसकी क्रांति? रूस की क्रांति, क्योंकि वहां भी बदलाव बहुत तेजी से। ठीक है, तो ये आपको तीनों शब्द समझ में आ चुका है, विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम और क्रांति समझ आ गया है। ठीक है, आगे देखिए। आगे हमने देखा था फ्रांसीसी क्रांति जो है किन किन का मतलब चरणों से हम लोग इसको पढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति किस किस चरण से हम पढ़ेंगे? सबसे पहले हमने देखा था कि सबसे पहले देखेंगे कारण। क्या देखेंगे? कारण। क्या रहा कारण। उसके बाद से कारण के बाद देखेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कारण के बाद शुरुआत कैसे हुई, और उसके बाद से कैसे संवैधानिक राजतंत्र स्थापित होता है, और उसके बाद गणतंत्र की स्थापना होती है, और उसके बाद क्रांति के क्या प्रभाव हुए। और क्रांति के प्रभाव में हमने आपसे कल चर्चा किया था, जिसमें तीन चीजें देखेंगे। महिलाओं की स्थिति क्या हुई, दासों की स्थिति क्या हुआ, और सर्वसाधारण जो थे यानी जो आम जनता थी उसका क्या हाल हुआ, उसके जीवन में क्या बदलाव हुए। ठीक है, ये तीन चीजें हम देखेंगे इसमें। हमने इसको भी समझ लिया था कल। ठीक है, चलिए आगे देखें। चलिए आगे देखिएगा। आगे जो है हमने समझा था, यहाँ कल समझाए थे आपको कि राजतंत्र क्या होता है। कल सब आया था ना कल, है? राजतंत्र समझना था हमको कि राजतंत्र क्या है। ठीक है, राजतंत्र कल बताए थे कि राजतंत्र क्या है,
राजा का बेटा ही क्या बनेगा? राजा का बेटा क्या बनेगा? राजा बनेगा। उसका बेटा फिर अगला राजा बनेगा, ऐसे ही राजा बनते जाएगा। उसके राज्य में कोई भी कितना पढ़ा लिखा हो, चाह के भी राजा नहीं बन सकता। आज भारत में क्या है? भारत में गणतंत्र है। क्या है? गणतंत्र। तुम भी चाहते हो कि हम भी प्रधानमंत्री बने, हम भी राष्ट्रपति बने, तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो? प्रयास कर सकते हो। बनो या नहीं बनो वो अलग बात है, प्रयास कर सकते हो ना, और तुमको कोई रोक भी नहीं सकता है। लेकिन राजतंत्र में प्रयास कर सकता था, भुला जाइए, सोचिएगा भी नहीं। ठीक है, आप देखेंगे प्राचीन इतिहास पहले पढ़िएगा तो देखेंगे कि इतना राजा बनने की होड़ हुआ करती थी कि खुद के बेटे को खुद, मतलब खुद के बाप को खुद का बेटा मार दिया करता था। जैसे हर्यक वंश में देखिएगा, बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे, उसका बेटा ही था अजात शत्रु, उनको मुआ दिया। ठीक, फिर अजात शत्रु का लड़का हुआ, वो भी उनको मुआ दिया। ठीक है, मतलब पिता को मार मार के क्या कर रहा है? राज करने का प्रयास कर रहा है। ऐसा क्यों होता था? इसलिए होता था क्योंकि उम्र का गैपिंग बहुत कम रहता था। समझ रहे हैं ना? तो चलिए छोड़िए उसके बाद इधर देखिए, राजतंत्र क्या है? राजतंत्र समझ रहा है ना? क्या है राजतंत्र? राजा का बेटा क्या बनेगा? राजा बनेगा, वही है राजतंत्र। सबके बारे में लिखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देख रहे हैं राजतंत्र क्या है? राजा का बेटा राजा बनेगा। समझ रहे हैं? तू राजा का बेटा रहता तो राजा बनता, हम राजा का बेटा रहती तो राजा बनते। ठीक है, बाकी नहीं चलो कौन बात नहीं है। निरंकुश राजतंत्र दूसरा नंबर समझते हैं। दूसरा नंबर शब्द क्या है? निरंकुश राजतंत्र। समझाए थे निरंकुश राजतंत्र क्या है? ऐसा राजतंत्र जिसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं हो, ऐसा राजा राज कर रहा हो जिसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं हो, जो मन में आए राजा वही करे। ठीक है, और कल बताए थे इस निरंकुश राजतंत्र का एक आपको उदाहरण बताए थे कि जैसा राजा कहे वैसा वैसा कहिए, बिलैया शेर मार के ले जाए बार बार कहिए। ये है निरंकुश राजतंत्र का क्या, एक छोटा सा मैंने कहावत है, लोग कहते हैं, उसके द्वारा समझाया जा रहा है। समझ रहे हो कि जैसे जैसे राजा कह रहा है वैसे ही आपको करना है। अगर राजा के खिलाफ में एक बात भी बोले, अगर ओकरा निमन नहीं लगा तो आपका सीधा क्या है, फांसी पर, नहीं तो गर्दन कटाएगा या जो भी करेगा। फ्रांस में मारने का एक अलग सिस्टम चलता था, गिलोटीन। फ्रांस में किसी को मारना होता था ना तो वहाँ एक अलग सिस्टम चलता था, गिलोटीन सिस्टम। कौन सिस्टम था? गिलोटीन। ये क्या था गिलोटीन? तो गिलोटीन क्या होता था कि जिसको भी मारना होता था उसको पकड़ के उसका हाथ बांध दिया जाता था, और एक खोसी काटे वाला देखे हो ना, उसी के ऊपर ऐसे मुड़ी को रख के 40-50 किलो का एक तलवार रहता था, उस तलवारों का मुड़िया पर गिरा दिया जाता था ऊपर से। समझ रहे हो ना? नहीं समझ में आएगा? ऐसे बना रहता था, देखो ऐसे जो है ऐसे बना रहता था। ठीक है, इसमें सर को रख के ऊपर से ऐसे तलवार लटकते रहता था, ऐसे बना रहता था, ऊपर से एक तलवार लटकते रहता था ऐसे। ठीक है, अब मुड़ी में रख दीजिए और ऊपर से तलवार गिरता था, धड़ाक से गर्दन अलग धड़ अलग। गिलोटीन चढ़ाना इसको बोलते थे। क्या बोलते थे? गिलोटीन चढ़ाना। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति में हम लोग देखेंगे कि किसको किसको गिलोटीन चढ़ाया गया था। ठीक है, तो इधर निरंकुश राजतंत्र समझ गए कि राजा का ही बात क्या होगा, सर्वमान्य होगा। उसके बाद हम लोग देखा था संवैधानिक राजतंत्र। देखो, फ्रांस की क्रांति समझने से पहले ये शब्द सब जानना जरूरी है। आगे पढ़ेंगे हम लोग कि संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई, तो समझ में आना चाहिए कि संवैधानिक राजतंत्र क्या है। तो संवैधानिक राजतंत्र देखेंगे क्या है। संवैधानिक राजतंत्र का ऐसा अर्थ है कि राजतंत्र है कि नहीं है? है। राजा का बेटा राजा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। राजतंत्र में भी राजा का बेटा राजा है, निरंकुश राजतंत्र में भी राजा का बेटा राजा है, और संवैधानिक राजतंत्र में भी राजा का बेटा राजा ही है। परंतु फर्क सिर्फ इतना है कि
संवैधानिक राजतंत्र में राजा के ऊपर अंकुश लगाने वाली संस्था होगी। अब राजा को जो मन में आएगा वो नहीं कर पाएगा, उसके ऊपर रोक लगाने के लिए उसकी कुछ संस्थाएं बनाई जाएंगी। कुछ नियम कानून के तहत जब चलने लगेगा राजा, तो उसी को कहेंगे क्या? संवैधानिक राजतंत्र। कुछ समझ में आया? कहो तो 2 दिन हो गया चर्चा होते हुए, अगर नहीं समझ आ रहा है तो समझ आने का बहुत खराब काम है। समझ रहे हो ना? तुम्हारा भाई कहाँ है? घर पर क्या कर रहा है? आने दो। अच्छा कितना पढ़ ले लो। दीदी क्या कर रहा है? विकास अपना बुआ क्या कर रहा? चलेगा रैली में गया ना? सब रैली भूलवाते हैं, रुक जाओ। गणतंत्र देखो, हाँ क्या है गणतंत्र, ठीक है। हाँ देखो हमारे घर के बगल में नहीं है, चलिए ठीक है, नहीं है। गणतंत्र देखिए तो अब आएगा तो वहां से पीछे से अब रिवीजन नहीं करेंगे, दोबारा बता देते हैं, ठीक है। क्योंकि सब हम दोबारा अब देख लिए ये लोग, अब इसके बाद जहाँ खत्म करेंगे उससे आगे हम चलेंगे। तो गणतंत्र समझ लिए थे कि जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष जो है जनता के द्वारा जब चुना जाने लगे तो उसी को कहते हैं कौन चीज? गणतंत्र। भारत क्या है? एक गणतांत्रिक देश है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष की चुनाव कौन करता है? जनता। भले ही डायरेक्ट नहीं करती है, इनडायरेक्ट रूप से होता है, लेकिन जनता की इच्छा के अनुरूप ही होता है। तो फ्रांस में भी गणतंत्र की स्थापना हुई थी, उसको भी हम देखेंगे, बात नहीं करो। चलो आगे देखो। आगे हमने देखा था कि फ्रांस के क्रांति के क्या क्या होंगे कारण। फ्रांस की क्रांति के कौन कौन से कारण रहे देखे थे हम लोग। कौन कौन कारण है? सामाजिक कारण है, राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण है और दार्शनिक कारण। सामाजिक कारण समझाए थे कि समाज में क्या सिस्टम चल रहा था, उसके कारण से जो क्रांति ने जन्म लिया उसको देखेंगे। राजनीतिक कारण में देखेंगे कि राजनीतिक कौन कौन से कारण हुए, कैसे अमेरिका के साथ युद्ध हुआ, हारा फ्रांस, ठीक है, तो उसका भी प्रभाव पड़ा। आपको पता है ना 1756 से लेकर 1763 तक सप्तवर्षीय युद्ध हुआ जिसमें फ्रांस क्या हो गया? हार गया। तो उसका भी प्रभाव फ्रांस के क्रांति पर रहा। आज भारत किसी के साथ युद्ध लड़े या भारत हार जाए तो सब लोग, देश का जनता जो है प्रधानमंत्री को गाली देगा कि नहीं देगा कि क्या किया कि हार गया भारत, इज्जत का सवाल है। तो क्रांति राजनीतिक कारण का भी क्या रहा? प्रभाव रहा। उसके बाद देखेंगे कौन? दार्शनिक प्रभाव। दार्शनिक कारण क्या रहा कि वहाँ के लेखक हुए, वहाँ पत्र बांटने वाले हुए, वहाँ के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हुए जिन्होंने अपने भाषणों से, अपने पत्रों से, अलग अलग माध्यमों से लोगों में विचार डालने का प्रयास किया और वहाँ पे क्रांति ने क्या किया? जन्म लिया। उसके बाद से आर्थिक कारण देखेंगे कि फ्रांस में कैसे रुपया पैसा की कमी हुई बहुत ज्यादा, और रुपया पैसा की कमी होने के बाद फ्रांस कर्जा में भी डूब गया था। लोग खाने के लिए बेचैन थे, खाने को मिल नहीं रहा था। तो आर्थिक कारण देखेंगे, उसके कारण से भी क्या होगा? फ्रांसीसी क्रांति हुई। समझ लिए थे कल ही हम लोग। आगे देखेंगे। अब देखेंगे कौन है? सबसे पहले देखेंगे सामाजिक कारण। ये भी कल बताए थे। इतना सामाजिक कारण बताए थे कि 1779 तक जो क्या 1789 गलती लिख दिए हैं, सही तो? अच्छा हम बहुत गलती बोल दिए। 1789 ठीक है, 89 है, 1789 अब ठीक है ना। 1789 1789 तक का जो राजतंत्र था उसको किस नाम से जानते थे? प्राचीन राजतंत्र के नाम से जाना जाता था। क्या देख रहे हैं? ये फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण। तो 1789 तक जो है फ्रांसीसी क्रांति जो है होने के पीछे सामाजिक कारण में देखे थे कि 1789 तक जो फ्रांस का समाज था उसको किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन राजतंत्र कहलाता था। क्या कहलाता था? प्राचीन राजतंत्र। देखो बाबू, प्राचीन राजतंत्र कहने का मतलब ये है कि 1789 के पहले
राज जो है राजा अलग तरीके से करता था। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ, उसके बाद कुछ बदलाव हो गए, उसके बाद से उसका नाम क्या हो गया, अलग पड़ गया, इसीलिए उसको प्राचीन राजतंत्र कहा जा रहा है। कुछ समझ में रहा बात को? आगे देखो, ये तो समझ गए ना, कल देखा था। उसके बाद से हमने देखा था कि सामाजिक कारण में क्या क्या था, क्या क्या चल रहा था उस समय। प्राचीन राजतंत्र में क्या क्या चीज था, एक समाज था और क्या थी, संस्था थी। एक समाज था और संस्था थी, यही दो समाज में चल रहा था और प्राचीन राजतंत्र कहला रहा था। समाज क्या था, अब एक बात ये देख रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है तुमको, क्या समझ रहे हो इससे? जो राजतंत्र चल रहा था, जिसके ऊपर राजा शासन कर रहा था फ्रांस में, उस समाज कैसा था? उस समाज जो था, प्राचीन राजतंत्र जो था, समाज और किसमें बटा हुआ था, संस्था में बटा हुआ। संस्थाएं थी, स्टेट जनरल और जनरल असेंबली, ऐसे करके संस्था था पहले, जिसमें बैठक होता था, लोगों का वोट भी लिया जाता था, तबे कोई नया कानून पारित होता था। लेकिन बैठक बुलाया ही नहीं जा रहा था। जिस बैठक में आम जनता का भाग लेना होता था, उस बैठक को बुलाया ही नहीं जा रहा। राजा बस आता था, और जो उसका ओरिजिनल आदमी है, लोकप्रिय आदमी है, खास आदमी, उसके साथ में बैठ के क्या करता था, हाँ ये करता था, और उसके बाद क्या करता था, कहता था हो गया बैठक। तो उस समय क्या क्या चल रहा था, देखो पूछेंगे ना, नहीं बताओगे तो बहुत मार मारेंगे, समझ जाना। ऐसा पढ़ो कि एकदम दिमाग में छपते चले जाए। पहले अभी क्या चालू है, अब चालू हो रहा है, देखो ध्यान से। अब जो है तुम्हारा क्लास चालू हो रहा है, वो सब पहले जानना पहले जरूरी था, मैंने पढ़ने के पहले वो सब जानना जरूरी था। तुम्हारा इतिहास का बुक डायरेक्ट इधर से शुरू किया है कि समाज कैसे बटा हुआ है। तो समाज में क्या क्या चीजें थी, समाज थी और संस्था थी, दो चीजें थी। आगे देखेंगे तो समाज जो था किस रूप में बटा हुआ था, हमने देखा था कि समाज जो है किस में बटा था, स्टेट में बटा हुआ था। समाज किस में बटा हुआ था, स्टेट में। और कल हमने आपसे चर्चा किया था कि स्टेट क्या होता था। स्टेट क्या होता था बाबू, स्टेट बताता था सामाजिक हैसियत। स्टेट क्या बताता था, सामाजिक हैसियत को बताता था। स्टेट जो है सामाजिक हैसियत को बताता था कि तुम्हारा समाज में क्या औकात है। किसी के यहाँ जाओगे, पूछेगा कौन स्टेट का है, कहेगा फर्स्ट स्टेट का है, प्रथम स्टेट का है, कहेगा आइए ये बैठिए, बड़का कुर्सी देगा, चाय देगा, पानी देगा, सब कुछ देगा। कोई जाएगा पूछेगा कौन स्टेट क्या हुआ, तृतीय स्टेट क्या है, भागे जी से जल्दी, ये पूछा था तोरा के। तो स्टेट क्या था, समाज में एक हैसियत था, एक औकात बताता था, स्टेटस एक बताता था। स्टेटस मोबाइल में लगाते हैं ना हम, उस स्टेटस का मतलब जानते हैं क्या होता है, औकात होता है। लेकिन हमने के दूसरे खातिर इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, ठीक है। हमने के कबो भोजपुरी लगा रहे हैं, कबो कुछ लगा रहे हैं, तो हम बता रहे हैं हम लोग कि हमने के औकात यही है। समझ रहे ना, माने हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने स्टेटस का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं कि हमारा औकात इतने बार। अब कोई कहीं जा रहा है, लगा दे रहा है कि गोपालगंज से दिल्ली, चाहे सिवान से दिल्ली, तो बता रहा है कि हमारा औकात इतने बार। ये सब लगाने की क्या जरूरत है, दिल्ली से सिवान, सिवान से दिल्ली, ये सब काम नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो। अब कहोगे कि रहो तो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगैले नहीं, हम लगैले नहीं, बस ऐसे ही प्रचार करके हम ये सब ना लगाइले कि कहाँ से कहाँ चल दे रहे। देखो तुम लोग लगाते रहता है, पहुंचेगा। आपको पता है इससे घटनाएं भी होती हैं। लोग आपका स्टेटस देख के, एक जगह क्या हुआ, अखबार में पढ़े थे कि आदमी जो है क्या किया, घर में ताला वाला लगा दिया और इस सब फैमिली के सामने फोटो खींच के लगा दिया कि गोइंग टू जो भी जगह था, गोइंग टू दिल्ली, उसको जहाँ जाना था वहाँ पूरे परिवार के साथ लगा के लिख के स्टेटस लगा दिया। अब सबके कांटेक्ट में सब लोग दोस्त नहीं है, कुछ लोग दुश्मन भी है। तो देखा, उसको पता चल गया स्टेटस से कि इसके घर में आज कोई नहीं है, चला गया, वो लोग घर में कोई नहीं है, गया लोग रात को पूरा घर में चोरी किया बैठ के, हाँ पूरा बैठ के चोरी किया, क्यों कोई नहीं है ना।
और पूरा चोरी हुआ, उसके बाद लेके सब चला गया, आ रहा है, वहां भी स्टेटस लगा ही रहा है कि एंजॉय हो रहा है, घर पूरा लुटा गया। अखबार में दिया हुआ था ये न्यूज। इसलिए हर जगह का अपन स्थिति सबको नहीं बताना चाहिए कहाँ है, क्या जरूरत है सबको बताने की, हमारे घर के लोग खाली जाने कि कहाँ बने, बाबू कहाँ बा। ठीक, तो समाज किस में बटा हुआ था? स्टेट में, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, ये 3 स्टेट में समाज बटा हुआ था। आप कहिएगा कि हम भूल गए तो बहुत पिटाइएगा, बात जान लीजिए। ठीक है, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। फ्रांस का समाज किस में बटा हुआ था? 3 स्टेट। कौन स्टेट? प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। देख रहे हैं सबसे ऊपर कौन था? प्रथम स्टेट था। उससे थोड़ा सा नीचे था कौन? द्वितीय स्टेट। सबसे नीचे कौन था? तृतीय स्टेट। एकदम लाल स्थिति में था, मैंने लाल झंडी वगैरह चल रहा था, खतरा की स्थिति में था। हमें लग रहा है नींद नहीं लगना चाहिए, पढ़िए। पढ़ाई है। आज जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की क्या है? जयंती है। हम लोग को अधिकार दिलाने वाले आदमी, संविधान को लिखने वाले आदमी, ठीक है, ऐसे आदमी का आज जन्म हुआ है। कब हुआ था जन्म? 14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ था इनका। कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश। समझ रहे ना? इन्होंने इनका एक बहुत फेमस एक कोट है, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। हाँ, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और क्या हो? संगठित हो। अम्बेडकर 32 को डिग्री था, 32 को, बुझे हो? 32 को डिग्री का मतलब समझ रहे हो? डिग्री पढ़ाई नहीं, 32 क्लास नहीं, 32 को डिग्री। क्लास तो किए ही थे, समझ रहे हो ना? उसके ऊपर से डिग्री किए थे, 9 को भाषा जानते थे। ऐसे आदमी थे। आज उनका जन्म हुआ है, जाके घर सब लोग स्टेटस लगाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। देखिए क्या कर रहा है? नाच के गिर जाओ। बड़ा साफ सुथरा गोर बड़ा हो, गोर बड़ा का उनका से, उनका से गोर बड़ा के कहल? पहले बताओ। मंकेश बहुत गोर बड़े मर्दे, 4 रुपया जोड़िया नहीं गोर वाला। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ठीक है, आगे देखिए, बात नहीं कीजिए। देखिए समाज किस में बटा हुआ था? स्टेट में, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। आगे देखिए, हमने देखा कि प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, ये 3 क्या थे? समाज में बटे हुए थे। फ्रांस का समाज। प्रथम स्टेट को कुलीन कहते थे, पादरी। क्या कहते थे? पादरी। क्या कहते थे प्रथम स्टेट को? मतलब याद है तुम लोग? क्या याद है ना? प्रथम स्टेट को पादरी कहते थे। ये पादरी कौन है? पादरी कौन है जी? पादरी किसको कहते हैं? पादरी किसको कहते हैं? बोलिए। जिस पे टैक्स नहीं लगे? नहीं बाबू सुनिए, पादरी जो थे ना, पादरी ये चर्च के काम काज करते थे। किसके? चर्च का। चर्च क्या है? तो एक धर्म है ईसाई, जैसे आपका हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है। आप पूजा करने कहीं जाते हो? हिंदू धर्म है तो आप कहाँ जाते हो? मंदिर में। मंदिर में देखते हो कि मंदिर के काम काज करे वाला जो है कौन है? साधु है, पुजारी है। वैसे ही जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो अपना पूजा करने जो जाते हैं, देखो ईसाई धर्म में प्रार्थना होता है, प्रार्थना। वो जो प्रार्थना अपना करने जाते हैं, कहाँ जाते हैं?
चर्च में। कहाँ जाते हैं? चर्च में। और वहां के जो काम काज देखते हैं उसको क्या कहते हैं? पादरी। अब पादरियों के हेड जो होते हैं, ईसाई धर्म के सबसे हेड जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? पोप। आपको पहले ही बता चुके हैं। देखिए 9th क्लास का इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट इतिहास है। आपको बहुत सी चीजें नई नई जानने को मिलती हैं। चर्च के काम काज करते थे पादरी। और ईसाई धर्म में चर्च होता है। ईसाई धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं? चर्च में। और चर्च के काम काज करने वाले को पादरी कहते हैं। और जो ईसाई धर्म के जो हेड होते हैं सबसे, उनको क्या कहते हैं? पोप। हेड समझ रहे हो ना एकदम? जैसे हिंदू धर्म में 4 को क्या है? शंकराचार्य है, 4 दिशा का हेड माना जाता है कि वो हिंदू धर्म के क्या है? एकदम हेड है। तो वैसे ईसाई धर्म के हेड कौन है? पोप। लेकिन थोड़ा उससे नीचे कौन है? पादरी। ठीक। अब देखिए पादरी जो था ना, जब ये लोग आता था प्रार्थना करने के लिए, तो पादरी क्या करता था कि प्रार्थना करने से पहले कुछ क्या करता था, तो राजा के बारे में चार्ज करता था लोग के, कि राजा जो है छोटा हो बड़ा हो, राजा राजा है। क्या समझाता था? राजा क्या है? राजा राजा है। कौन समझाता था? पादरी। किनको? लोगों को समझाता था कि राजा का सम्मान कीजिए। राजा सीधे क्या है? भगवान का अवतार है। कैसे मोदी जी के लोग कह रहा है कि मोदी जी सीधे राम जी का क्या है? अंश है। तुम लोग पता नहीं सुना कि नहीं सुना? कुछ लोग, हाँ कुछ लोग उसी का प्रचार करने वाले मंत्री कह रहे हैं मोदी जी क्या है? राम जी के अंश हैं। क्या तुम उनके में से निकल के जन्म लिए? हाँ ठीक है, छोड़िए हटाइए सब राजनीतिक बातें, हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो क्या करता था पादरी? लोगों को राजा के दैवीय सिद्धांत को समझाता था। राजा का कौन सिद्धांत? दैवीय सिद्धांत। अब चला थोड़े के सब बात जानना बहुत जरूरी है। तोरा कौन सिद्धांत समझाता था? दैवीय सिद्धांत समझाता था। ये दैवीय सिद्धांत क्या है? दैवीय सिद्धांत माने राजा सीधे पावर लेके जन्म लेता है। दैवीय सिद्धांत का अर्थ क्या है? कि राजा सीधे ऊपर से भगवान के यहाँ से क्या लेके जन्म लेता है? शक्ति, पावर लेके जन्म लेता है। और राजा का अपमान का मतलब है कि आप किसका अपमान कर रहे हो? सीधे भगवान का अपमान कर रहे हो। राजा हिंदू चुकी हो, बड़ा हो, किसी भी उम्र का हो, राजा क्या है? भगवान का रूप है। राजा का सम्मान कीजिए, वो चाहे छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो। ये बात कौन समझाता था? पादरी। तो लोगों को भी लगता था कि ना राजा क्या है? राजा में कुछ पावर है। अब बताइए पादरी राजा के करीबी होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वो तो समझा रहा है, क्योंकि राजा को राज किसके ऊपर करना है? लोग के ऊपर। और लोग को समझा रहा है कि राजा अच्छा होता है, राजा का विरोध नहीं करना चाहिए, जो कहे वो आंख बंद करके मान लेना चाहिए। तो पादरी क्या हो गए? धीरे धीरे किसके करीब चले गए? राजा के, जो कि प्रथम स्टेट में रहते थे, प्रथम स्टेट में आते थे। ठीक है। उसके बाद से द्वितीय स्टेट को क्या कहते थे? कुलीन। द्वितीय स्टेट को क्या कहते थे? कुलीन। और कुलीन में जो है कुछ सामंत लोग भी आते थे। सामंत क्या है? सामंत क्या है चला समझिए। देखिए जब राजा का टाइम चल रहा था ना, राजा का जो टाइम चल रहा था, तो राजा क्या करता था कि सब जगह राज खुद नहीं करता था। कितना करेगा राजा? अकेले कहाँ जाके देखेगा? तो क्या करता था कि 100 गो गांव ले लेके उस 100 गो गांव के एक मालिक बना देता था। जैसे 100 गो गांव पकड़ लिया, मधुसैया, पठानपटिया, सालारपुर, मलिकाना, भेड़िया, तो ऐसा कर करके 100 गो गांव पकड़ के और उसका एक राजा बना दिया। तो जिसको राजा बनाता था उसी को कहते थे सामंत। नहीं समझ में आया? नहीं बुझाया? ना बुझाइए। जैसे मान लो कि पूरा बिहार राज्य है, बिहार राज्य के एगो राजा है, मान लेते हैं नीतीश कुमार को राजा है। तो नीतीश कुमार क्या हर गांव में आके देखेंगे, टैक्स वसूलेंगे। तो क्या करते हैं कि एक काम करते हैं, 100 गो गांव धरते हैं, 100 गो गांव। 100 गो गांव के पकड़ के क्या करते हैं, किसी एक आदमी को, मान लो हमारे क्या कर देते हैं? राजा बना देते हैं। तो हम क्या कहलाएंगे? नीतीश कुमार के सामंत कहलाएंगे।
और 100 गांव देखेगा पकड़ के किसी और को दे देगा तो वो भी क्या होगा? सामंत। समझ रहे हो? इसी को कहते थे सामंत। और सामंत कहाँ चलते थे? राजतंत्र में कि गणतंत्र? राजतंत्र। सामंत किस में आते थे? कुलीन किस में आते थे? कौन स्टेट में? द्वितीय स्टेट। ठीक है। तीसरा था, तृतीय स्टेट को क्या कहते थे? सर्वसाधारण। और यही ऐसे ही देखिएगा कि जो हाल इधर इन लोग का था सर्वसाधारण का, रूस की क्रांति में देखिएगा उन्हें सर्वहारा है, सब बगल से हारा हुआ है। ठीक है, उधर भी हालत खराब था, लेकिन पहले इसको देखिए। तो सर्वसाधारण कौन था? सर्वसाधारण। इसमें कौन कौन आते थे? किसान आते थे, मजदूर आते थे, वकील आते थे, शिक्षक आते थे, जिनके पास भूमि नहीं थी वो लोग आते थे। माने सब लोग यही में आता था, जितना गरीब था। मैंने समझे कि हम दूर के छोड़ के सब लोग कहने था इधर था। ठीक, क्या हो गया? क्या बोल रहा है? हाँ, दो लोग पावर में था। तो देखो ऊपर लिखे हुए हैं कि पादरी क्या था? विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग था। कुलीन क्या था? विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग था। कौन कौन विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग थे? दो गो। प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के जो वर्ग थे, जिनको क्रमशः पादरी और कुलीन कहते थे, वो विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग थे। कुछ समझ में आया? विशेष अधिकार पूछेगा तुमसे, विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग कौन थे फ्रांस की क्रांति में? तो पादरी और कुलीन, जो कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट में आते थे। प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होता था, वो लोग टैक्स फ्री था। जबकि सबसे अमीर कौन था? यही लोग था, लेकिन इन लोग को टैक्स नहीं देना है। माने अमीर को और अमीर बनाइए, आ गरीब के दो चार गो और ही सीनिंग से लेके खून का कर लीजिए, खींच लीजिए। अभी देखिए तो क्रांति। अच्छा एक बात समझिए, एगो गरीब है बेचारा, एगो अमीर है, हम राजा है। हम क्या कर रहे हैं? गरीबों में से खून खींच खींच के केकरा में ले जा रहे हैं? अमीर। क्रांति होगा कि नहीं होगा? होगा। एक दिन खिंचवात गरीब क्या करेगा? खिंचाते खिंचाते सोचेगा कि अब क्या करे, अब तो ऐसे ही मारेंगे, खिंचा जाएगा। तो उससे अच्छा क्या करते हैं? क्रांति करते हैं। तो क्रांति होगा, यही हाल होगा। क्या करता था? गरीब से खींची क्या दे रहा था? अमीर को दे रहा था। क्रांति जाहिर सी बात होगा। अब क्या नहीं होता है क्रांति? अब इस समय भी क्रांति हो जाता, क्या नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि गरीब से खींच खींच के अमीर को नहीं दिया जा रहा है। अमीर कमा रहा है 10 लाख, सरकार पूछ रहा है कितने कमाया है? कह रहा है 10 लाख। हम बोले थे 8 लाख कमाना है, 2 लाख, चल इनकम टैक्स निकाल। इनकम टैक्स में से क्या करता है? थोड़ा सा खून खींच लिया। और गरीब से पूछता है क्या तोरा कुछ है? कहता है नहीं है, मर जाएंगे अब की बार बिना घर के। कह रहे ले इंदिरा आवास, जाए घर बनाओ। गरीबों को नहीं दुख हुआ, अमीरों को दुख नहीं हुआ। क्या अमीरवा क्या नहीं हुआ? कहा अच्छा जाए दो तनिए मुनि दुखाया है। नहीं समझ रहे हो? 10 लाख कमाए थे, 1 लाख दिए, 9 लाख बचा ना, तो सोचेगा अच्छा चलो कोई बात नहीं है। अमीर भी इधर क्या है? खुश है। क्रांति होगा? नहीं होगा। इसीलिए क्रांति नहीं हुआ, इसीलिए नहीं हो रहा। आज तक खींच के दिया शुरू हो जाए गरीब पे। थोड़ा सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरकार जो है यही काम कर रही है, गरीब से घिंची से क्या दे रही है। अमीर में लोगों को समझ नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं है, देते रहे। एक दिन अपने खींचेगा लोग, पछताने का समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सर्वसाधारण थे, यही टैक्स भरते थे। टैक्स कौन कौन नहीं भरते थे? कुलीन और पादरी। मैंने प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोग टैक्स नहीं भरते थे, टैक्स भरते थे सर्वसाधारण। जबकि सबसे अमीर कौन थे? प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोग अमीर थे। और सबसे गरीब कौन थे? तृतीय स्टेट के लोग। लेकिन टैक्स किससे भरा जाता था? गरीबों से, गरीबों से खींचा जा रहा था। यही नहीं, ये लोग जो विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग था,
तो पादरी को जो है, आगे देखिए, पादरी को जो है एक अलग प्रकार का टैक्स लगाने का भी क्या था, अधिकार था। कि पादरी क्या कर सकता है, एक टैक्स लगा सकता है। उस टैक्स का नाम क्या था, टाइथ बताए थे। क्या बताए थे, टाइथ नामक कर लगाने का अधिकार था। कौन लगा सकता था, प्रथम स्टेट का आदमी पादरी किसके ऊपर लगा सकता था, सर्वसाधारण पर। और टाइथ कैसा कर था, प्रत्यक्ष कर था कि धार्मिक कर था, धार्मिक कर था। पादरी भाई पुजारी काय खातिर पैसा लेगा, रामे का नाम पर, कहता राम के नाम पर दे दे बाबा, धर्म के नाम पर मांग रहा है। सरकार तुमसे टैक्स लेती है तो कहती है क्या कि राम के नाम पर दे दे बाबा, नहीं। लेकिन पादरी जैसे पुजारी लेगा तो किसके नाम पर मांगेगा, राम के नाम पर मांगेगा, तो धार्मिक कर हो। ठीक है, तो टाइथ क्या था, एक धार्मिक कर था। राजा एक कर लगाता था जिसको टीले कहते, तो प्रत्यक्ष कर था। ठीक है, आगे इसमें लिखा हुआ होगा, देखिए, टैक्स जमा करता था सर्वसाधारण। उसकी गरीबी की क्या हालत थी, देखिए इधर 90% किसान थे। क्या थे, माने पूरा फ्रांस में 90% कौन थे, माने 100 जना में 90 को क्या था, किसान था और गरीब था। क्या था, किसान था और गरीब था, उसके पास अपना जमीन नहीं था। लेकिन 10% ही कौन थे, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के थे। लेकिन उनके पास क्या था, पूरा फ्रांस का 60% जमीन के मालिक थे अकेले ही लोग। कौन कौन थे, कुछ लोग कुलीन थे, चर्च था, और क्या था, कुछ तृतीय स्टेट में भी कुछ लोग अमीर आदमी थे, उन लोग के पास जमीन था। बाकी किसानों के पास, गरीबों के पास जमीन नहीं थी। ये हालत था। अब भरवा कौन रहा है, टैक्स कौन भर रहा है, जो गरीब है। अन्याय है कि नहीं, आपको लग रहा है कुछ अन्याय बाकी ना, हाँ हाँ एकदम सही बात है। आप जितना टैक्स भर रहे हो उतना ही अंबानी अडानी भर रहा है। आप कोई एक सामान खरीद रहे हो ना, और अंबानी अडानी भी उस सामान खरीद रहा है, तो उतना ही टैक्स आप भी भर रहे हो जितना अंबानी अडानी भर रहा है। सही बात है, समझ रहे ना, कुछ नहीं समझ रहे। जैसे वो भी बिस्कुट खरीदेगा तो उतना ही टैक्स देगा जितना आप दे रहे हो। मतलब आप भी अडानी के बराबर पैसे जमा कर रहे हो सरकार के पास, मत बुझना। ठीक है, पूरा जमीन का अधिकतर मालिक कौन थे, पादरी थे, कुलीन थे, और कुछ तृतीय स्टेट के कुछ लोग अमीर थे। नहीं होता है कि कुछ गरीबों में कुछ अमीर होले, सब नहीं होता है, ये था। ठीक है, देखिए, ये देखे थे कि टाइल क्या था, टाइल कर जो थे कौन लगाता था, राजा लगाता था। टाइल कर कौन लगाता था, राजा लगाता, राजी नहीं, राजा लगाता था। टाइल नामक कर कौन लगाता था, राजा लगाता था। क्या कर रही है, नो में माटी निकाल लो। टाइल नामक कर कौन लगाता था, राजा लगाता था, जो कि क्या था, एक प्रत्यक्ष कर था। प्रत्यक्ष कर माने समझ रहे हो, डायरेक्ट लेंगे किसके नाम पर, समाज के नाम पर, विकास के नाम पर टैक्स लिया जा रहा है। आपसे टैक्स जो भरा जा रहा है, आप पूछ सकते हो कि क्यों ले रहे हो, तो सरकार आपको कहेगी कि हम आपके विकास के लिए ये पैसा जमा करेंगे, तो इस देश का विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, इसलिए ले रहे हैं। पुजारी से पूछो क्या पैसे ले रहा है, कहेगा कि जॉब करवाए के बा, तनी मंदिर में घंटी लगावे के बा, ठीक, तनी मंदिर बनवावे के बा। तो क्या है, वो कौन कर रहा है, धार्मिक कर है। तो जो राजा लेता था टाइल, ये कौन सा कर था, तुमसे प्रश्न पूछे जाएगा कि राजा के द्वारा लगाया गया कर जो था वो कौन सा कर था, प्रत्यक्ष कर था। उसका नाम क्या था, टाइल। ठीक है, और दोनों कर तृतीय स्टेट के लोग देते थे। कौन दोनों कर, टाइल और टी थे, दोनों कौन देते थे, तृतीय स्टेट के लोग ही देते थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, थोड़ा सा ये समझ लीजिए। ठीक है, उसके आगे समझने में क्या होगा, लिब्रे क्या लिखा हुआ है, लवरी नहीं, क्या लिखा, लिब्रे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, लिब्रे आए। हाँ देखिए क्या है लिब्रे, लिब्रे क्या है सर, देखिए ना कैमरा पर धूप नहीं आ रहा है, ठीक दिख रहा है ना। देखिए लिब्रे क्या था, पढ़ लीजिए। फ्रांस की क्या थी, मुद्रा थी, जो कि 1794 में क्या हो गई, समाप्त हो गई। मुद्रा समझ रहे हैं, मुद्रा, मुद्रा मतलब एक्सचेंज का माध्यम, सामान लेने देने का। आज भी रुपया है, हम लोग का मुद्रा क्या है, रुपया है।
आपको सामान लेना देना होता है तो आप किसका इस्तेमाल करते हो? रुपया का इस्तेमाल करते हो कि नहीं करते हो? तो उसी तरह से फ्रांस में एक मुद्रा चल रही थी जिसका नाम क्या था? लिब्रे। कौन चीज? लिब्रे। और लिब्रे क्या हो गई? समाप्त हो गई। कब समाप्त हो गई? 1794 में लिब्रे क्या हो गया? समाप्त हो गया। यहाँ जो फोटो दिख रहा है वो लिब्रे नहीं है, वो डॉलर है, ठीक है। लिब्रे का फोटो नहीं मिला तो डॉलर है, लेकिन समझ लीजिए कि क्या है कि लिब्रे क्या था? फ्रांस की मुद्रा थी। आज भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। भारत की मुद्रा रुपया है। नहीं देखो कहते हो 2 रुपया दे दो, 3 रुपया दे दो, 2 रुपया हो 2 रुपया, ठीक है। आगे देखो देखो फ्रांस की क्रांति का कौन सा कारण देखेंगे? सामाजिक कारण देख लेते कि समाज में क्या चल रहा था। बहुत भारी मात्रा में समाज में क्या चल रहा था? असमानता। समाज में क्या चल रहा था? असमानता चल रहा था कि समाज बटा हुआ था। लोग प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट करने में क्या थे? हैरान थे। समाज क्या था? बटा हुआ था। अब देखेंगे कौन सा कारण फ्रांस की क्रांति का राजनीतिक कारण। देखिए लुई 14वां का शासनकाल शुरू हो चुका है। किसका? लुई 14वां का शासनकाल शुरू हो चुका है। कहाँ? फ्रांस में। फ्रांस में किसका शासन शुरू हो चुका है? लुई 14वां। और लुई 14वां के शासनकाल शुरू होते ही निरंकुश राजतंत्र की स्थापना कर दिया। किसकी स्थापना कर दिया? निरंकुश राजतंत्र। समझ रहे हो निरंकुश राजतंत्र क्या है? निरंकुश का मतलब समझ रहे हो ना? बिना किसी अंकुश का राज करेगा। और उसकी शुरुआत किसने कर दिया? लुई 14वां। लुई 14वां कौन किया? लुई 14वां। चलो लुई 14वां, लुई 14वां, लुई 14वां क्या हो गया? ठीक है, ये क्या है? लुई 14वां ऐसे लिखता है, ठीक है। लुई क्या थोड़ा समझ देखो बाबू, लुई जो था ना फ्रांस में जो राजा बनता था उसके नाम के आगे लोग लगा देता था लुई। ऐसा नहीं है कि उसका ओरिजिनल नाम नहीं होता था, लेकिन राजा बनते उसका क्या हो जाता था? नाम ओरिजिनल रहता था, लेकिन राजा बनते ही लुई नाम दे देता था। जैसे लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, ठीक है। 17वां ले नहीं गया, ठीक है। तो गया है लेकिन वो आगे गया, वो आगे देखेंगे। तो लुई 14वां जो है फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना कर देता है। तुमसे पूछेंगे कि फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना कौन कर दिया? लुई 14वां। लुई 14वां क्या करता है? फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना कर देता है। कौन कारण देख रहा है? फ्रांस की क्रांति का राजनीतिक कारण। क्या कर दिया? निरंकुश राजतंत्र की स्थापना कर दिया। कौन? लुई 14वां। देखिए यही है लुई 14वां। झटाला हवा लुई 14वां। ऐसे बोले ना पीछे बैठे हैं तुम लोग। ये कौन है? लुई 14वां। क्या हो गया? कैमरा ने क्या? फोटो एक पेंटिंग है, चला कैमरा थोड़ी है। पेंटिंग बनता था ना, पेंटिंग नहीं समझ रहे हो? चित्रकारी, ठीक है। मस्त लग रहा है। थोड़ा सा जानिए लुई 14वां के बारे में। लुई 14वां जो है 5 वर्ष की उम्र में राजा बना। किस साल में? 5 साल का रहे तो गद्दी पर बैठा दिया। और गद्दी पर जब जो है ना 1643 में बैठा। कब बैठा? 1643 में बैठा था। 1643 में बैठा गद्दी पर। और कई साल राज किया? 72 साल। फ्रांस के समाज में सबसे ज्यादा कोई शासन किया तो कौन किया? 72 साल। 1715 तक पूरा 72 साल राज किया। एकदम पूरा फ्रांस के जनता के ठोक पीट के ठीक कर दिया था। अब सोच सकते हो चला 72 साल तक शासन चला तो जरूर बहुत ज्यादा कड़ा नियंत्रण रखा होगा, तब ना 72 साल तक लोग चुप रहा। मात्र कौ साल की उम्र में राजा बना? 5 साल की उम्र में राजा बना। और कैसे बन पाया? चर्च के कारण से। किसके कारण से? चर्च। क्योंकि चर्च पहले ही बताया तुमको कि चर्च क्या पढ़ाते रहता था? राजा के कौन सिद्धांत? दैवीय सिद्धांत कि राजा कई साल के होके, मतलब वैसा नहीं कि राजा के आगे क्या करो झुको। राजा सीधे क्या लेके जन्म लेता है? सीधे भगवान के शक्ति लेके जन्म लेता है। जानता ना? बहुत मार मारेंगे। क्या कर रहा है? ठीक है। तो
सीधे 72 साल की उम्र में 72 साल तक राज किया। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये जो था इसका एक बहुत आपसे इसमें जो लुई 14वां से प्रश्न जो पूछता है, यही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है कि इसका स्टेटमेंट क्या था, किसने कहा था मैं ही राज्य हूँ, मेरा हर बात कानून है। लुई। अब देखिए कैसे शुरुआत हो रहा है। सबसे पहले क्या होता है, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करता है लुई 14वां और कहता है कि मैं ही राज्य हूँ, मेरा हर बात कानून है। 72 साल तक राज किया, 1643 में राजा बना और 1715 तक राजा कंटिन्यू रहा और कहता था कि मैं ही राज्य हूँ, मेरा हर बात कानून है। खड़े जाओ। कौन कहता था? लुई 14वां नहीं, 14वां। बैठ जाओ। लुई 14वां कहता था। और ये बाबू फ्रांस में जो था ना, ये बुर्बो वंश का था। कौन वंश? बुर्बो वंश का। लुई 14वां जो था कौन वंश का था? बुर्बो वंश का। कौन वंश का था? बुर्बो वंश का था। और देखिएगा ऐसे ही रूस में जाइएगा तो रूस में रोमनोव वंश था। ये बाबू सब जैसे अपने यहाँ सुनते हो ना, मुगल वंश ऐसे ऐसे करके सुनते हो, तो उधर भी क्या था? वहां था बुर्बो वंश। पूछेगा लुई 14वां किस वंश का था? बुर्बो वंश का था। और जब लुई 14वां आया ना, तो जितना भी अधिकारी पद हुआ करते थे, पद बुझ रहे हो, राज चलाने के लिए कुछ होगा ना, पद नौकरी, वो सब क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। वंशानुगत माने बाप डीएम बन गए वाला तो बेटो डीएमए हुई, माई अगर वीडियो हो गई बड़ी तो बेटियों क्या हुई? वीडियो हुई। एक कौची वंशानुगत होना। ठीक है, तो फ्रांस की जो पद थे वो पद क्या हो गए? वंशानुगत हो गए। किसके शासनकाल में हो गए? लुई 14वां। लुई 14वां किस वंश का था? बुर्बो वंश का। तुमसे एक प्रश्न और पूछेगा कि फ्रांस पर किस वंश का शासन चल रहा था? फ्रांस पर बुर्बो वंश का। किस वंश का? बुर्बो वंश का। फ्रांस में किस वंश का शासन चल रहा था? बुर्बो वंश का। अच्छा एक बात बताइए, फ्रांस, अभी एक चीज भूल गए, फ्रांस की क्रांति जो हुई वो समानता के लिए हुई कि आजादी के लिए हुई? समानता के लिए हुई। क्योंकि अभी आप उतना देर से सुन रहे हैं, एको वाली नहीं सुने कि एकरा ऊपर कब्जा किसका था। नहीं ना सुन रहे हैं? नहीं सुनिएगा, क्योंकि वो क्रांति किस लिए हुआ था? फ्रांस की क्रांति समाज की समानता के लिए हुआ था, न कि आजादी के लिए। किसके लिए हुआ था? समानता। ठीक है, तो लुई 14वां के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लिए। क्या था फिर से सुनिए। लुई 14वां जो है फ्रांस के बुर्बो वंश का था। 1643 में राजा बना और कब तक कंटिन्यू रहा? 1715 तक कंटिन्यू रहा और 72 साल तक क्या किया? राज किया। मात्र 5 वर्ष की उम्र में क्या बना था? राजा बना था और कहता था मैं ही राज्य हूँ, मेरा हर बात ही कानून है। और इसके समय जो फ्रांस के जो पद थे वो सब क्या हो गए? वंशानुगत हो गए और इसने निरंकुश राजतंत्र की स्थापना कर दिया। इतना बात जान रहे हैं लुई किसके बारे में? लुई 14वां के बारे में। ठीक है, अब लुई 14वां का जस्ट अगला देखते हैं। लुई 15वां की बात करेंगे, उसके पहले इधर देखिए एक नक्शा इधर लगाए हुए हैं। पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहाँ का है ये नक्शा? बता सकते हैं? नहीं, उत्तरी अमेरिका का नक्शा है। याद करा जाइए, अमेरिका क्रांति पढ़ाई ले रहनी क्या पढ़े थे? देखिए यहाँ न्यू हैम्पशायर है, न्यूयॉर्क है, पेंसिल्वेनिया है, मैसाचुसेट है, रोड आइलैंड है, कनेक्टिंग है, न्यू जर्सी है, डेलवेयर है, मैरीलैंड है, वर्जीनिया। ये सब क्या है? ललका वाला 13 गो उपनिवेश है। किसका? इंग्लैंड का। और बाकी जो ऊपर देख रहे हैं ना आप, बाकी वाला किसका कंट्रोल था? फ्रांस का। ठीक है, इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन ऊपर वाला कुछ हिस्सा था। किसका था? फ्रांस का था। किसका था? फ्रांस का। अब यहाँ थोड़ा सा अमेरिका क्रांति की भी चर्चा होगी। ठीक है, तो पहले ये समझ लीजिए कि अमेरिका में जो 13 गो उपनिवेश था उसके ऊपर इंग्लैंड का अधिकार था और बाकी पर किसका अधिकार था? फ्रांस का अधिकार। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि फ्रांस में
फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में कौन सा युद्ध होता है? सप्तवर्षीय युद्ध होता है, जो कि 1756 से लेकर 1763 तक चलता है। और सप्तवर्षीय युद्ध में खड़े जाओ, सप्तवर्षीय युद्ध में कौन जीता है? इंग्लैंड जीता। तो क्या कर रहे हो? कॉपी में बैठ जाओ, दोबारा नहीं बोलना, ठीक है। किसके बीच होता है सप्तवर्षीय युद्ध? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 1756 से लेकर 1763 तक। और जो है फ्रांस की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। किसके नेतृत्व में? लुई 15वां के नेतृत्व। अब बताइए, लुई 15वां को अच्छा नजर से लोग देखेगा कि खराब नजर से देखने लगेगा? क्योंकि किसके नेतृत्व में? राजा कौन था? लुई 15वां। उसी के शासनकाल में फ्रांस क्या हो जाता है? हार जाता है। अपना एक महत्वपूर्ण उपनिवेश क्या कर देता है? खो देता है। तो लुई 15वां की हार हो जाती है। 1756 से लेकर 1763 तक क्या चला था? कौन सा युद्ध? सप्तवर्षीय युद्ध। लुई 15वां के नेतृत्व में चल रहा था। ये देखिए कौन है? लुई 15वां। लुई 14वां का राजा कौन बनता है? लुई 15वां। क्योंकि आप इधर देखिए 1643 था, 1643 में राजा कौन बनता है? लुई 14वां। और कब तक कंटिन्यू रहता है? 1715 तक। और 1715 में कौन राजा बनता है? लुई 15वां। राजा कौन बनता है? लुई 15वां। और ये कब तक चालू रहता है? 1774 तक। 1774 तक कंटिन्यू रहता है। ये भी जो था, ये भी दूध का धुला हुआ था। ये भी देख रहे हैं कि सप्तवर्षीय युद्ध का इसने क्या किया था? नेतृत्व किया था। माने एक देख रेख में कुछ युद्ध हो रहा था। किसके शासनकाल में लड़ाई हो रहा था? अब देख सकते हो 1715 में राजा बनता है और कब तक रहता है? 1774 तक। सप्तवर्षीय युद्ध होता कब है? 1756 से लेकर 1763। इसी के टाइम में मारा है, क्योंकि 1715 में राजा बन गया है, तो 1756 तो इसी के टाइम में आएगा, ठीक है। तो इसने क्या किया? सप्तवर्षीय युद्ध का नेतृत्व किया, लेकिन क्या हो गया? हार गया। जब फ्रांस की हार हुई तो फ्रांस के ऊपर 2 अरब लिब्रे का कर्जा हो गया। लिब्रे इसलिए बताए थे कि आप पूछिएगा नहीं कि लिब्रे क्या है। कितने का कर्जा हो गया? 2 अरब लिब्रे का कर्जा। अब लिब्रे समझ रहे हो ना क्या है? लिब्रे माने फ्रांस की मुद्रा, जो कि 1794 में क्या हो गया? समाप्त हो गया था। वही फ्रांस के ऊपर कितना लिब्रे का कर्ज हो गया? 2 अरब। अच्छे बात बताओ, कर्जा होगा तो देश के लोग के हालत ठीक हो गए, खराब होने लगे, खराब होने लगे। तो 2 अरब लिब्रे का कर्जा हो गया। किसके ऊपर? फ्रांस के ऊपर। फ्रांस के ऊपर कर्जा कितना हो गया? 2 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया, ठीक है। और फ्रांस क्या हो गया? हार गया। ये भी किस वंश का था? बुर्बो वंश का ही था, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो था हमने एक चीज देखा था। उसके बाद राजा बनता है लुई 16वां। थोड़ा सा एक और बात, लुई 14वां के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है? फिर से रिवीजन कर लीजिए। लुई 14वां के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या था? कहता था कि मैं ही राजा हूं, मेरा हर बात कानून है। 5 साल की उम्र में राजा बना, 72 साल राज किया और निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किया। पूरा वंशानुगत कर दिया, पूरा जितना पद था। उसके बाद से लुई 15वां। लुई 15वां के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लुई 15वां जो है ये क्या करता है? लुई 15वां भी जो है 1715 में राजा बनता है। इसी के नेतृत्व में फ्रांस के साथ इंग्लैंड का युद्ध होता है, सप्तवर्षीय युद्ध, जिसमें फ्रांस हारता है और 2 अरब लिब्रे का कर्जा मुंह पर पहन लेता है। कौन? फ्रांस। यानी फ्रांस की हालत खराब हो रहा है कि ठीक हो रहा है? खराब होते जा रहा है। जब वो हटता है तो 1774 में वो हटा, तो 1774 में फिर हट के वो कौन राजा बनता है? लुई 16वां। और ये कब तक जारी रहता है? 1792 तक जारी रहता है लुई 16वां, ठीक है। तो लुई 16वां राजा बनता है। किसके बाद? अब देखिए, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां। लाइन से याद रखिएगा, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां। लुई 14वां कहता था मैं ही राजा हूं, मेरा हर बात कानून है। लुई 15वां के नेतृत्व में फ्रांस के साथ इंग्लैंड का युद्ध हुआ, फ्रांस हारा, 2 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया। उसके बाद राजा बनता है लुई 16वां। लुई 16वां के बारे में कहा जाता है, लुई 16वां राजा कब बना? 1774 में। लुई 16वां कहा जाता है कि राजा तो बना, लेकिन कांटों भरा बिस्तर इसको क्या हुआ? सौगात में प्राप्त हुआ। माने गिफ्ट में इसको क्या मिला? कांटों भरा बिस्तर।
मैंने तरह का ऐसा देश के राजा बना दिया जाओ जब देश में राज करे ला कोनो चीज बचले ना होके तो तारा राजा बनल है। यानी इसको क्या मिल गया? कांटू भरा बिस्तर का मतलब बुझो कि पहले ही से हालत खराब था पूरा फ्रांस का, और उसका राजा क्या कर दिया गया, बना दिया गया किसको? लुई 16। ठीक है, किसका? लुई 16 को, जो कि 1774 में क्या बनता है? राजा बनता है। 1792 तक रहता है। ठीक है, ये भी कितने साल की उम्र में राजा बनता है? 20 वर्ष में राजा बनता है। सब कम उम्र में बन रहा है। किस साल में है? 20 साल। हमनी के 24 साल हो गए नहीं सर। ठीक, सही रहा ना? कितने साल की उम्र में राजा बना? 20 साल। अभी पूछेंगे बाबू, ये समझ रहे हो कि ऐसे कर, अभी पूछेंगे सब क्वेश्चन बतैले बाद अभी बंद करेंगे ना, अभी पूछेंगे प्रश्न, अभी धोएंगे तुम लोग को। देखो 20 वर्ष में क्या बनता है? राजा बनता है। डेट नहीं पूछेंगे लेकिन बात जरूर पूछेंगे, हो सकता है डेट भुला जाए, लिखवाएंगे उसके बाद डेट पूछेंगे। ठीक है, जन्म इसका कहाँ हुआ? वर्साय में। पूछेगा लुई 16 का जन्म कहाँ हुआ था? वर्साय में। कहाँ हुआ था? वर्साय में जन्म हुआ था। और इसका ब्याह हो जाता है, वो देखिए, ऑस्ट्रिया की एक राजकुमारी थी मेरी अंतुआनेत, नाम याद कर लिया, मेरी अंतुआनेत। कहीं ना कहीं फ्रांस का क्रांति कराने में एक बहुत बड़ा रोल है। पूछेगा लुई 16 की पत्नी कौन थी? मेरी अंतुआनेत। अभी फोटो दिखाते हैं उसका। ठीक है, कौन था? मेरी अंतुआनेत। लुई 16 का जन्म कहाँ हुआ था? वर्साय में। कितने साल में राजा बना? 20 साल में। कब बना? 1774 में। पत्नी इसकी मेरी अंतुआनेत कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। पहले ऐसा समझा जाता था कि अगर राजकुमारी खर्चा नहीं कर रही है तो राजकुमारी के लायक नहीं है। मैंने अगर तू खर्चा नहीं खुद करावत राजा के, मतलब तू राजकुमारी के लायक नहीं खुद, मैंने जितने ज्यादा खर्चा कर उतने लायक क्या है? राजकुमारी है। ठीक है, ये लुई 16 बार देख लियो। इसके समय क्या होता है जी? लुई 15 के टाइम में कितना अरब लिबरे कर्जा था? 2 अरब। लुई 15 के टाइम में कितना का? 2 अरब। और लुई 16 जब आता है तो इसके शासन काल में कितना कर्जा हो गया? 10 अरब लिबरे का कर्ज हो गया। वो भी कहां से? क्योंकि अमेरिका को आजाद कराने में, आपको याद होगा पढ़ाया तो अमेरिका क्रांति, अमेरिका को आजाद कराने में लफायते के नेतृत्व में अपना क्या किया था? सेना भेजा था कर्जा मांग के कि हार जा। कौन? इंग्लैंड। केकर बदला निकाल रहा है? अपने दादा, मैंने अपने दादा का बदला निकाल रहा है कि कम से कम हमारे जो दादा थे हार गए थे लुई 15, वही जो बेइज्जती हुई थी उस बेइज्जती का क्या निकाल रहा है? बदला निकाल रहा है। मतलब सम्मान में जो है धन गंवाना, सम्मान करवाए के चक्कर में धन क्या कर दो? गवा दो। बेटा का ब्याह करना है, औकात है नहीं, 50 स्कॉर्पियो बांध दिए, अगले दिन बिलाएगा कि नहीं बिलाएगा? क्या जरूरत है भाई? ठीक है, हाँ वो भी ब्लैक स्कॉर्पियो। ठीक है, तो क्या किया? युद्ध में मदद किया अमेरिका का। इसके ऊपर कितना कर्जा हो गया? 10 अरब लिबरे का। पूरा जनता त्राहिमाम कर रही है उस समय। समझो 10 अरब लिबरे, पूरा जनता का हालत खराब, खाने को नहीं मिल रहा है, इतना बेचैनी हो गया। और उस समय में इसने अपना सेना क्या किया? भेजा, अंग्रेज से लड़ाई करवाया, फ्रांस को जितवाया, सॉरी अमेरिका को क्या किया? जितवाया। और फ्रांस का सेनापति कौन था? लफायते। और अंग्रेजों की तरफ से कौन था? पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद से हमने देखा था यही है कौन? मेरी अंतुआनेत। तनिया मुंह देख रहा ना? कौन थी? मेरी अंतुआनेत। कौन है ये? मेरी अंतुआनेत। देखिए पहले का फोटो जितना दिखेगा ऐसे ही आपको दिखेगा, क्योंकि सब का सब क्या था? पेंटिंग हुआ करता था। कैमरा नहीं था कि खींचा जाता एकदम ओरिजिनल, सब क्या है? पेंटिंग। यही है मेरी अंतुआनेत। कहाँ की राजकुमारी है? ऑस्ट्रिया की। कहाँ की? ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया कौन महादेश में? यूरोप महादेश में। आपको बताए थे नक्शा पहले का दिन बताए थे। तो कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की। माने ये भी राजघराने से संबंध रख रही थी, रूट छाप नहीं थी। कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया की। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखते हैं। रानी जो थी ना, ये बहुत खर्चा करवाने वाली थी। कौन थी? बहुत ज्यादा खर्चा करवाने वाली थी।
ठीक है, इसके बारे में ऐसा मानना जाता था कि लोग जो है इसके बारे में गलत गलत विचार लगाते थे, ठीक है, और कहते थे कि ये फ्रांसीसी परिवार आदि उन पर फिजूल खर्ची करने का, फ्रांस के लोग क्या फिजूल खर्ची का दोष रोकते थे, किसका, फिजूल खर्ची का, और भी बेविचारी थी, नाजायज बच्चे पैदा करने वाली थी, ऐसे कर करके बहुत दोष लगाया जाता था। किसके ऊपर, मेरी अंतुआनेत के ऊपर। मेरी अंतुआनेत जिस समय रानी बनी उस समय जो लुई 16वां था, ऑलरेडी जो है उसका देश फ्रांस जो है 10 अरब लिबरे कर्जा में चल रहा था। उस समय रानी जो है, इनका नाम मिसेस खर्चालू के रूप में इनको लोग पुकारने लगा, मिसेस खर्चालू, माने रानी मैंने एकदम खर्चा करने वाली। इतनी चूंकि उसकी बेटी जन्म ली थी तो कई गो रानी रखी थी, आ जेकरा गोदी में हंस दलस ओकरा के एगो हार उठा के गिफ्ट खिलावत रहल एकदम रानी, ठीक, आ जेकरा गोदी में हंस दलस ओकरा के हार का करती थी, सीधे गिफ्ट में। इतना फिजूल खर्ची करती थी कि फिजूल खर्ची के कारण से भी जनता हैरान हो गया था, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो कोई मतलब लुई 16वां उसको सुधारने का प्रयास नहीं कर रहा था, कर रहा था। उसके लिए उसने कुछ अपने लिए ये भी ऐसी रखा था, देखिए यहाँ पे कुछ अर्थशास्त्रियों को भी बुलाया था, एनी रॉबर्ट जैक्स तुर्गो नेकर। जैक्स तुर्गो नेकर ये कौन थे, अर्थशास्त्री थे। काय खातिर आए थे, समझाए खातिर कि क्या क्या करोगे कि कर्जा से मुक्ति मिलेगा। नेकर बताया था कि थोड़ा सा महारानी का वो खर्चा कम करवा दीजिए, ठीक है। तो जाके बोला लुई 16वां का से, तो कह रहे कि अभी हम चले जाएंगे अपने के यहाँ, राजकुमारी के लड़की हो के खर्चा कम करवा कर जल्दी हटाइए ओकरा को। नेकर जो था उसको जल्दी हटाइए उसको, बेचारा राजा ना चाहते हुए लुई 16वां किसको हटवा दिया, नेकर। एक अच्छा अर्थशास्त्री था, समझाता कि कैसे कैसे इसका जो फ्रांस का कर्जा होगा कम होगा, वो समझाने वाला था, वो भी अब नहीं था। मेरी अंतुआनेत ऐसी थी, मैंने समझ एकदम प्योर खर्चालू, प्योर खर्चा करती थी एकदम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया है, यहाँ तक समझ में आया। देखिए आज नया जानने को जो है लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां और मेरी अंतुआनेत। प्रश्न पूछेगा मेरी अंतुआनेत किसकी पत्नी थी, लुई 16वां की। मेरी अंतुआनेत कहाँ की थी, ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। और पूरा खर्चा करने में एकदम क्या थी, एक नंबर आगे थी। इतना खर्चा करवाई थी कि देश के संपत्ति का हालत खराब हो गया था, समझ जाइए। मेरा भी कौन आदमी का रहती पत्नी तो क्या करती, मर्डर करवा देती। राजा की हालत खराब हो गया था, इतना खर्चा करवाती, ठीक है। चलिए बाकी जो है अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत पढ़ लिया हम लोग, ठीक है। क्या कर रही है, क्या हंस रही है?